नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑडियो बुक्स बाय AK47 में। उम्मीद है कि आपने इस पुस्तक के पहले चारों अध्याय सुने होंगे और इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। आज हम अच्छा बोलने की कला के 5वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। गति में बदलाव की कुशलता। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप से समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। यह शब्द है टेम्पो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति बदलने के लगने वाले समय के आधार पर मापा जाता है। यही कारण है कि गति और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ठोस चीज़ों में टेम्पो को महसूस किया जा सकता है। इनके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेम्पो के साथ आगे दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेम्पो के साथ मिनट में 600वें हिस्से में गोलियां दाग सकती है, जबकि पुरानी मंजिल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते हैं, यानी धीमे टेम्पो के साथ गोली दागी जाती है। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे स्वर को उठाने में 8 स्वरों को उठाने से ज़्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेम्पो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है, तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेसबॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट के गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेम्पो में बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार वक्ता को भी टेम्पो में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता झलकती है। एक रूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया है। स्वाभाविकता के साथ टेम्पो में बदलाव भाषण को और ज़्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण हुनर होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमज़ोर पकड़ रखता है, तो अभिनय में निरस्ता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का यह वह आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, कराह, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें, तो निस्संदेह परिणाम काफ़ी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए, तो भाषा शैली प्रकृति की सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाएगी। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका स्वाद टेम्पो में उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए कि आप निम्नलिखित पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति यानी धीमे टेम्पो में पढ़ते हैं और दूसरे वाक्य को तेजी से। महसूस कीजिए इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक रफ्तार से पढ़िए और अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने आपके चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया, मैंने चाकू मेरी को दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि एक ही वाक्य में टेम्पो के बदलाव की ज़रूरत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेम्पो में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेम्पो के बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। गति में बदलाव से एकरूपता खत्म होती है। टेम्पो के लगातार बदलाव के जरिए कैनरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमन एक वक्ता होता, तो वह जंगली चिड़िया को नहीं बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गति की कल्पना कीजिए जिसमें केवल 1/4 स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में बदलाव से बल मिलता है। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें, लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगे, तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्तरां में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए, लेकिन यदि संगीत की आवाज़ अचानक तेज कर दी जाए, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा।
ये सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्यों को टेम्पो में बदलाव के साथ कुशलता से पेश कीजिए। निस्संदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। निम्नलिखित संवाद का इस्तेमाल एक नाटक में किया गया था। जो मैंने कहा था मैं उसे भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए याद रखें। मुझे परवाह नहीं यदि आप 6 बंदूकें अपने साथ लाए हो। संवाद का पहला वाक्य बड़े आराम से बोला गया। याद रखने वाला दूसरा वाक्य विद्युत की गति से प्रस्तुत किया गया। इस बीच कलाकार ने संवाद का आखिरी वाक्य बोलते वक्त रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। इस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दर्शकों के जहन में पूरा नाटक तो धुंधला पड़ने लगा, लेकिन इस संवाद के अगले 6 महीनों तक याद रखा गया। एक प्रभावी वक्ता अपने बनने की तैयारी में जुटे छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि कलाकार अपनी संवाद को यादगार बनाने के लिए इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। गति के सिद्धांतों का अभ्यास करते समय नियमों से ज़्यादा विचार का ख्याल रखना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वाक्य को तेज गति से बोला गया और किसे धीमी गति से। महत्व इस बात का है कि भाषण के दौरान इस कला का इस्तेमाल किया गया या नहीं। भाषण के दौरान टेम्पो में बदलाव के हुनर का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप उत्तेजना में वाक्य को ज़रूरत से ज़्यादा गति दे दें। नए वक्ताओं में यह दोष ज़्यादा देखने को मिलता है। श्रीमती सीडोन का नियम था कि समय लें। करीब 1 सदी पहले चिकित्सा विज्ञान में बंदूक से उपचार नामक औषधि मिश्रण के जरिए इलाज के प्रथा चलन था। इसके अंतर्गत करीब 50 अलग अलग औषधियों का मिश्रण मरीज के दवा के तौर पर इस उम्मीद के साथ दिया जाता था कि कोई एक दवा काम कर जाए। हालांकि चिकित्सा प्रणाली में योजना कारगर साबित नहीं होती, लेकिन भाषा को विविधता प्रदान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। गेट्सबर्ग समाधि स्थल पर समर्पण। सदियों पहले हमारे पूर्वज ने स्वतंत्रता, एकाधिकार एवं विकासशील राष्ट्र के गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज हम गृह युद्ध में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है कि क्या उदारवादी सोच के साथ किसी राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है? क्या यह सोच लंबे समय तक टिक सकती है? एक दूसरे से हमारा सामना युद्ध भूमि में हो रहा है। हम अपने पूर्वजों की सोच को जिंदा रखने के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह बिल्कुल उचित है कि हम राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, लेकिन एक मायने में यह समर्पित नहीं हो सकते। हम संकल्प भी नहीं ले सकते। हम इस धरती को पवित्र नहीं कर सकते। इस धरती के लिए समर्पित जीवन या मृत बहादुर योद्धा जिसने इस सोच के लिए संघर्ष किया, वह योद्धा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया हमारे बलिदान को याद नहीं रखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान सदा याद रखे जाएंगे। पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को सहजता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अधूरा पड़ा महान कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने की आवश्यकता है। पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पण की ज्योति जलानी होगी। प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ न जाए। प्रभु की कृपा से हमारे राष्ट्र में फिर से स्वतंत्रता का परचम लहराएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का फिर से गठन होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अच्छा बोलने की कला का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस अध्याय से आपको कुछ नई और उपयोगी बातें सीखने को मिली होगी। अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।